14 साल बाद मुल्क के सबसे बड़ी अदालत से पाकिस्तान के 9/11 का फैसला आ गया है। एमक्यूएम को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगाकर 260 से जायद अफराद को जिंदा जला देने के मुकदमे में क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन क्या इस फैसले से उन 260 से जायद अफराद के अहले खाना को भी इंसाफ मिल गया है, या उनके इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है? आज इस पर बात करने के लिए मैंने स्टूडियो में मदऊ किया है साबिक सूबाई वज़ीर सनत रऊफ़ सिद्दीकी, जो साने बल्दिया टाउन के वक्त सूबाई वज़ीर थे। रऊफ़ सिद्दीकी साहब, वेलकम इन FIR। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है और यकीनन आप इत्मीनान महसूस कर रहे होंगे कि आप भी इस केस में मुलजिम रहे हैं। 2020 में बेशक आपको जो है वो मातहत अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो आज आपको इत्मीनान है, ये एमक्यूएम की बरीयत पर है, या आप समझते हैं कि वो 260 से ज़ायद अफराद जो इस वाक़े में ज़िंदा जल के मर गए, उनके अहले खाना को भी इंसाफ मिल गया? नहीं, ये मुझे ना इत्मीनान पहले था, ना इत्मीनान मुझे आज है। वो जो आपकी पहलू से शुरू गुफ्तगू है कि क्या 267 से ज़्यादा आग में जल के झुलस कर इतनी दर्दनाक शहादत को मिली है, क्या उनके लवाहिकीन को इंसाफ भी मिला है? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर माजी में आपने 2014 की बात की, मैं आपको ज़रा सा लेके चलूँ कि मैंने तो इस पर इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है। मैं पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर था, बल्कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं दूसरा वज़ीर था जिसके ऊपर ना इल्ज़ाम था, ना शक था, ना कुछ था। उसने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था, और वो इस्तीफ़ा भी का पस मंज़र जो मेरे जहन में था, जो मैंने बिल्कुल छुपा के रखा था, बाद में मैंने कहना शुरू किया, वो उसका हल भी यही था जो मैंने इस्तीफ़ा देगा। और अगर आप बातें पूछेंगे तो मैं इसकी डिटेल कर दूँगा। लेकिन आप तो क्रेडिट ले रहे हैं कि आपने दूसरे इस सब कॉन्टिनेंट के वज़ीर थे, आप जिसने इस्तीफ़ा दे दिया। एमक्यूएम तो कहती है कि आपसे इस्तीफ़ा जो है वो दिलवाया गया था। जो ये कह रहे हैं उनको खुद भी पता था, किसी को भी नहीं पता थी ये बात। हुआ ये था कि 2 दिन बाद जब फैक्ट्री मालिकान की ज़मानतें लाड़काना से हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये क्या, तो बहुत ताकतवर लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं उस रात पूरी रात वहीं पर खड़ा रहा हूँ। मैं तो ऐनी शाहिद था, मैं तो गवाही के लिए जाना चाहता था, तो मुझे मुल्ज़िम बना दिया गया। खैर, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। ये गरीब तो रुल गए इनके लवाहिकीन जो है, और बिल्कुल टूटी फूटी चप्पलें पहने हुए छोटे छोटे मर्द। क्या करूँ, तो मेरे जहन में एक बात आई। वो ये थी कि अगर मैं, अच्छा उससे पहले ये हुआ कि सारे टीवी चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो इस्लामाबाद से एक चैनल ने मुझे लाइन पे लिया। वहाँ पे 2 लेडी एंकर थी, अगर मुझे सही याद है तो एक रियान खान थी और एक और भी थी। जो उन्होंने सवाल करते हुए कहा, अच्छा रऊफ़ साहब, जैसे साफ़ी की आदत होती है, इधर से भी घुमा के उधर से, अच्छा रऊफ़ साहब, अगर इसके अंदर ज़रा सा भी पता चला कि आपकी वजारत की नाअहली है तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? मैंने कहा बीबी बार बार ये क्या बोल रही है इस्तीफ़ा? मैंने कहा ये वजारतें जो है ना, इनके इस्तीफ़े मेरी जूते की नोक पे होते हैं। बात ये है ही नहीं। मुझे तो अगर शक भी ज़रा सा हो जाए कि मेरी वजारत की नाअहली है, तो मैं तो एक लम्हे में इस्तीफ़ा मुँह पे मार दूँगा। बात आई गई होगी। फिर उससे मेरे जहन में एक आया कि मैं सोच के वैसे ही 2 दिन से परेशान था कि अब क्या करूँ मैं। तो मेरे जहन में ये आया कि अगर मैं खुद कुर्बानी दे दूँ, मैं सब पेश कर दूँ अपने आप को। और ये क्रेडिट की बात नहीं है, ये आदमी नहीं ले रहा है। कहा क्रेडिट में बना रहे यार, 270 लोग बढ़ गए, मैं क्रेडिट लिया था तबले और मेडल लगा था घूम, यार हद हो गई। खैर, तो हुआ ये कि रात को 2 या 2:30 बजे, अच्छा मैंने जहन में सोचा कि अगर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, क्योंकि अब इनको दिन नहीं मिलेगा कुछ भी, तो वज़ीर आज़म पे दबाव पड़ेगा, वज़ीर आज़म पे दबाव पड़ेगा कि तुम भी इस्तीफे दो। तो मैंने कंडीशनल एहतजाज किया और उसमें मैंने कहा इस तरह मैं इस्तीफा देता हूँ, तो इनको कंपनसेशन मिल जाएगा। बन तो गए बेचारे। रात के 2, 2:30 या 3 बजे एमक्यूएम के बानी और कायद का टेलीफोन आया। रोज़ाना मेरी तकरीबन बात होती थी, तो बात करते करते मुझसे पूछने लगे, बोलेंगे यार तुमने कोई किसी चैनल को ये कहा है कि इस्तीफा में जूते की नोक में होता, और मैं जो
मुंह में मार दूँ, मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। ऐसे ही उन्होंने कहा, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा है। तो उनको बड़ा गुस्सा भी था, लेकिन गुस्से में उन्होंने कहा, मतलब है, उन्होंने कहा मुंह पे मार रहे इनके इस्तीफा। मैंने कहा एक मिनट रुकिए, मैं जहन तो पहले बना, मैंने एक मिनट रुकिए, मैं दे रहा हूँ इस्तीफा। अब वो चुप हो गए। तो मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ इसको। तो वो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जाहिर सी बात है, मुझे अंदाजा है ना उनका, क्योंकि भाई मेरा वजीर क्यों इस्तीफा दे। दूसरी बात है, वो जो ये बात पूछ रहे थे, जाहिर बात है बी के कायद तो ये बात करेंगे, पार्टी का एक मिनिस्टर इस्तीफा की इतनी बड़ी पॉलिसी के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो पार्टी से तो पूछना चाहिए, कायद से पूछना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। फिर ये हुआ, फिर मैंने कहा कि फिर उनको कहा कि देखिए मैं ये सोच रहा था। बोले फिर चुप। मैंने कहा आप ऐसा करिएगा, किसी को भी नहीं बताइएगा, वरना ये सब लोग रोकने की कोशिश करेंगे, आप अंजाम जाइए, मैं कल इस्तीफा दूंगा। फिर चुप गए। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया, और इस्तीफा लिख कर मैंने दिया है अपने पीए को। और मैंने कहा गवर्नर हाउस के बाहर जाके खड़े हो जाना, जैसे यहाँ से सिग्नल मिलेगा वैसे तुम इस्तीफा गवर्नर को दे दो। मुझे पता था रोकेंगे सब। फिर अचानक मुझे ख्याल है 5 मिनट जब रह गए, मैंने पार्टी को भी नहीं बताया मैं इतना बड़ा फैसला देने जा रहा हूँ। तो पूरा जब मैं गफीर मीडिया जमा हुआ था, तो मैंने कहा यार हम बोल लेना चाहिए। तो डिप्टी कन्वीनर और कोई नहीं था, अनीस खान पानी थे, कुछ नहीं। अच्छा, अनीस खान पानी उस वक्त डिप्टी कन्वीनर थे, और उन्हें आपने इस्तीफे की इतला देने के लिए 5 मिनट पहले अपने इस्तीफा देने से जी मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार अनीस भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो बोले यार आप क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? मैंने कहा नहीं यार वो देना जरूरी है इस्तीफा, वो मैं बताऊँगा। नहीं आप बिल्कुल नहीं दे, और ये नहीं दे। मैंने कहा यार छोड़े ना। बोले मैं अभी भाई से बात करता हूँ। अच्छा, वो मेरी मोहब्बत में बोल रहे थे वो। अभी बोले नहीं मैं अभी भाई से बात करता हूँ। मैंने कहा यार अपनी नॉलेज में है। बोले यार नहीं रो भाई, इस्तीफा नहीं दे। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट ठहरे। तो मैंने कहा मैं, क्योंकि वजह ये थी कि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ, यहाँ से पार्टी का कोई बैकफायर ना कर जाए। तो फिर मैंने लंदन फ़ोन किया और उनको भाई को कहा कि मैंने कहा आप टीवी खोलिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी शुरू हो रही है। मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो इशत के बाद गवर्नर सिंह का फोन आया, ये 2 फोन मेरे PS फोन हो रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लोग भी मौजूद थे, आप पूछ लीजिएगा। बार वो आके जब उसको डाटा वाटा उन्होंने, तो वो मुझसे कहा नहीं गवर्नर साहब बात करें। मैंने कहा यार मैं नहीं कर रहा बात। मैंने अपनी इस्तीफा मुकम्मल किया, और वो ऐसे ठीक निशाने पे लगा। लेकिन आप कहना ये चाहते हैं कि पूरी MQM बशमूल अल्ताफ़ हुसैन, बशमूल इशरतुल इबाद, बशमूल अनीस कायम खानी, कोई भी आपके इस्तीफा देने के हक में नहीं था? नो। वो हक वाला की बात नहीं थी। जो बानी और कायद ने कहा ना, जो मुझे कहा इस्तीफा मुंह में मारो, चुप हो गए जब मैंने उनको ये हाल बताया। तो वो दरमियान में थे ना, वो ना हक में थे ना खिलाफ थे। नहीं, जब वो मैं जब ये फैसले ऐसे करता था ना, तो उनको पूरी तहरीक चलाना, उसको नहीं मालूम कि इसके ये नुकसानदेह है या फायदेमंद है। लेकिन जाहिर सी बात उनको ये दुख तो चला कि रोज दिखे को इस्तीफा दे दे। क्या किया उसने? जबकि मैं आपको आपकी चैनल से भी इसकी वजाहत कर दूँ, और ये जाके बाईलॉज में देख लीजिए कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वो सनतकारों को फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री काम करती है, ज़मीन देती है, और एज पर ड्राइंग और एज बिल ड्राइंग की अप्रूवल देती है। बाकी सारा काम मिनिस्ट्री फॉर लेबर और होम मिनिस्ट्री, सिविल डिफेंस वो मैनेज करती है फैक्ट्री को। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का तो कोई बंदा अंदर जा भी नहीं सकता उनको चेक करने के लिए। तो खैर ये फैसला हुआ था। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि आपका कोई कसूर भी नहीं था, आपकी मिनिस्ट्री का यानी जो है कोई उसमें अमल दखल भी नहीं था। अगर आग लग गई तो फिर भी आपने इस्तीफा दे दिया, लेते रहे आप क्रेडिट। नहीं रोक भाई, सवाल वही खड़ा है कि क्या बुरसा जे आज 14 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिला? अगर नहीं मिला तो फिर वो क्या करें बेचारे? सरकार आप उनके जो इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप मेरे इंसाफ की भी तो बात करिए। 8 बरस मैंने ये मुकदमा, ये मुझे कोई किसी ने कहा तो नहीं था, ये एक चुटकुला डाला गया था, मैं मदीना में था उस वक्त। मैं दूसरी फ्लाइट से यहाँ पर आया। आपके ऊपर तो 5 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगा था। वही एक चुटकुला था हेयर से के ऊपर, एक मंदिर में रहमान के नाम के आगे सारी करके एक बयान था, और उसने मुझे कहा भी, बोला मीडिया में उसने कहा कि भाई ये मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया है, और ये था कि 4 करोड़ या 5 करोड़।
ये समझ रहे थे कि मैं मदीना में बैठा हूँ तो मैं वहाँ पर मैं दूसरी फ्लाइट से आ गया यहाँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे मौका हाथ आ गया इस केस में इन होने के लिए। मैंने बेल कराई। जब मैंने बेल कराई तो सब मुझसे कह रहे थे कि आप मुझे बात तुमने बेल क्यों करा दी? मैं बेल क्या तो मैं मुकदमे, लेकिन मैं तो यार गवाह बनना चाहता था, मुझे मुझसे बना दिया। तो मसला ये 8 बरस तक आप फिर आ जाइए उसके ऊपर कि आप कह रहे हैं कैंडिडेट लाहौर बिलावत कैंडिडेट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो आपके जवाब में कह रहा हूँ 8 बरस तक 8 बरस तक तमाम सियासी जमातों के जो पाटे खान थे, ठीक है, उनके मुंह में ये अल्फाज अदा किए सानिया बल्दिया जिसको देखो कब वो मजहबी जमात है वो दुरूद शरीफ पढ़ के बोल रही है। तीसरा जो है बाद में अब तो पता चल रहा है ना, अब पता चल रहा है कि सानिया बल्दिया को 5 साल के बाद इल्हाम हुआ और फिर वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमा बनाया गया और एक बड़ी पार्टी को अकोमोडेट करना था जो 2018 में उसको लाके नाम लेना कौन सी नाम को छोड़िए, अब छोड़ी इधर बोल तो रहा 2018 में किसको जिताया हमारी वो तो वही। और अच्छा रुक जाइए मेरा सवाल आपसे ये है कि 2011 में सॉरी 2012 में ये वाकया होता है, 2015 में एमकेएम के ऊपर इल्जाम लगता है कि जनाब रिजवान कुरैशी नामी बंदा जो है वो कहता है मैंने सुना है। कहाँ गया वो रिजवान कुरैशी? क्या बताएं कहाँ है रिजवान कुरैशी? वैसे आपकी पार्टी का था ना, मैं तो इसलिए सवाल साहब आप मुझसे पूछो यार, उनसे पूछो ना, माइक उनके आगे लगाओ ना, जिनके पास रिजवान आया था, जिनके पास किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। और एक और अगर आपने इसके बाद से अंदाजा है, एक बंदा उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल रिव्यू उसको थाने में उठा टाका था इसका बयान देने के लिए और फिर वो रिजवान कुरैशी को थाने में उठा रिजवान एक और बंदा है कोई अब ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा, उसको उठा टांगे वो भूल गया, वो लटके बेचारा मर गया। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा, इल्जाम नहीं लगाना हुआ है उसके अंदर। वो एसएसओ साहब गिरफ्तार भी हुए थे जो मुझे याद है, क्योंकि मैं तो जब मैं मुकदमे में इन्वॉल्व हुआ और हर पेशी में आने लगा तो मैं तो सारी चीजें देख रहा था। मेरे को फिंगर टिप के ऊपर ये तमाम चीजें आप पूछते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, आपको घंटों लग जाएंगे इसी टॉपिक पे। चलो फिर मुझे लेकिन मैं आपको बताऊँ 8 बरस तक मीडिया ट्रायल होता रहा रोज सिद्दीकी का, ठीक है, एनके का। चलिए जिन पर इल्जाम था लंदन वालों का वो तो थे ना लंदन में, यहाँ तो मैं था ना जब मैं फेस कर रहा था। अच्छा ये जितने भी एनके सब बोले गए थे उनके ऊपर भी तो मुकदमा थे। वो भाई उनके तो सैया कोतवाल थे, वो तो आते थे हाजिर लगाते थे, बड़े फ्रेश चेहरों के साथ आते थे, बाहर जाके नाश्ते करते थे। वाहिद रोज सिद्दीकी था जिसका कोई सैया कोतवाल नहीं था, अल्लाह भरोसे मैं आके मुकदमे को फेस करता था और एक नहीं 32 मुकदमा। लेकिन मैं फाड़ में गया सारी चीजें। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट डे कहा था फैन साहब आपके तमाम चैनलों ने बोला था, मैं फर्स्ट डे से बोलता चला रहा था कि अगर ये 260 क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जलते हुए देखा है, हक्का पक्का खड़ा हुआ मैं देख रहा था, एक के बाद उनके लवाहीन अपने फोन पे उनकी चीखें सुना रहा है मुझे। मैं पावरलेस, ये वजीर सनत का बगत पावरलेस खड़ा हुआ वहाँ पे, मुझे अंदाजा हुआ। और आपको बताओ कि मैं मैंने वही सेक्रेटरी भी थे इंडस्ट्री, मैंने कहा यार ये क्या है, और यकीन करें मैंने सोचा था इन दोनों का भी जेल भेजूंगा। मैंने कहा साहब हमारा कसूर क्या है? तो भैया साइड ऑफिस में गए, उन्होंने पूरे नक्शे खोले, उन्होंने कहा देखिए ये एग्जिट ये हमने एग्जिट की, ये बाय लॉज है कि हमारा इसमें कोई करना नहीं। ये तो उनसे पूछे ना। रऊफ सिद्दीकी उस दिन खुद को पावरलेस समझ रहे थे। रऊफ सिद्दीकी वहाँ बाहर खड़े हुए थे, गवर्नमेंट में भी तो थे, एमक्यूएम का एक सेटअप भी तो था। अच्छा इल्जाम बाद में, मैं इल्जाम पे बाद में आऊंगा जो आप पे लगा। नहीं लेकिन क्या कर रहे थे बाहर खड़े होके? सिर्फ जलते में देख रहे थे, लोगों के अंदर से चीखें सुन रहे थे फोन पर? नहीं, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं कोई ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि देखिए सिविल डिफेंस वाले मेरे इख्तियार में थे, लेबर वाले वहाँ था ही कोई नहीं, मैं किसको ऑर्डर देता? सब भाग गए थे। आपके कारकुन तो थे एमक्यूएम के? हाँ, एमक्यूएम के 57 कारकुन बल्दिया के सेक्टर में, यकीन जानिए एक ईमान हो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पीछे से कूद के एक दीवार तोड़ी। वो दीवार तोड़ने की वजह से बाकी लोग बच गए, वरना ये 260 नहीं, ये 600 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी होती। उन बेचारों के हाथ जल गया वहाँ, मैंने देखा है ना वो। और फिर क्या हुआ वहाँ पे उस दिन? क्या हुआ था उस दिन तनख्वाहें बढ़ रही थी। मैं जब यहाँ से पहुँचा हूँ और इत्तेफाक से वो वाक़या मैं फिर आपको बता दूँ कि मैं भी खाने के मैं बाहर वाले का खाना तो खाता नहीं, मैं कभी ना कभी तो मैं वहाँ घर में बैठ के भी मैंने खाना शुरू किया था। दो चार वाले खाए तो ठीक है चले, इस साइड पे आग लगी है। तो मैंने वहीं से बैठे एमडी से पूछा, उन्हें वहाँ से वो आग लगी है, पानी का बड़ा मसला हो रहा है, और एक कैजुअलिटी 2 कैजुअलिटी थी। मैंने खाना छोड़ा, गाड़ी में बैठा, तो उसी समय गवर्नर से शतलीबात का फोन आया, यार ये क्या
बोला यार, मैंने कहा वो आग लगी है, मैं देखने जा रहा हूँ। तो बोल तो उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा यार सिक्योरिटी वगैरह है आपके पास? वो यानी दिन मार वालों में आता है। मैंने कहा यार छोड़े, मेरे पास एक मोबाइल है, बाकी सिक्योरिटी आप जाने क्यों, मैं परेशान हुआ था यार, आग बढ़ जा रही है। मेरे ध्यान में था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पानी का मसला हल हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरी सारी चीज़ें देख रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्री और एमडी ने मुझे जब ये बाइला वगैरह बताए, रात के 3-4 बजे करीब मैं फिर उठ के वापस आया। अच्छा रऊफ साहब, इतलामे के लिए हम मुकदमे पे बाद में बात करते हैं, क्योंकि आपने उस सिचुएशन उस जगह की बता दी है, तो फिर मैं आपसे सवाल उस हवाले से करना चाहूँगा। अगर रऊफ सिद्दीकी की जिम्मेदारी नहीं थी और रऊफ सिद्दीकी वहाँ पहुँच भी गया था, किसकी जिम्मेदारी थी? आप हुकूमत में थे, आपके कौन से और वज़ीर को वहाँ होना चाहिए था वहाँ, और किस किस को होना चाहिए था जो उस दिन वहाँ नहीं था? बड़ा अच्छा सवाल। आपको पता है एएनपी का मिनिस्टर था लेबर का नंबर 1, और होम मिनिस्ट्री थी वज़ीर आला के हाथ में। वज़ीर आला थे ये दो ओहदे उन लोगों के पास थे, उनको होना चाहिए था, उनके अफसरान को होना चाहिए था। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मेरे भाई कोई भी नहीं था, खुद एमकेएम के लोग भी नहीं थे यार, दूसरे दिन आए सब। लेकिन एमकेएम के जो कारकुनात थे ना बल्दिया के, वो लोग बेचारे दीवार तोड़ रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, मैं क्या आग में कूद के आग बुझाता वहाँ, जिस बुरी तरीके से आग लगी हुई थी। खैर इससे मुख्तसर ये कि जो चीज़ मैंने सोची, जो इस्तीफ़ा दिया, उसका आउटकम ये आया। इसका ये हुआ कि मुझे जुर्म बेगुनाही में मुझे बना दिया गया। आंखें मेरी नोच ली गई, काटी गई ज़बान मेरी, बाकी जो बच गया था मैं सूली चला दिया गया। मैंने सिंध असेंबली में एक तकरीर दी है, वो खुदा के वास्ते आप निकाल के चलाइए, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है वो तकरीर। सिंध असेंबली में मैंने पूरा इसका कच्चा छिटा खोला, तो उसके बाद पता चला कि ये लोग से दिल्ली को भी इंगेज करो। फिर मुझे इंगेज किया गया इस वक्त में, तो किसी को नहीं पता था। मैं तो पहले दिन से कह रहा था 267 लोगों को, और मैं आज तक मेरा गिला इनके पाकिस्तान मुझे पाकिस्तान से क्या 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, चले उन लोगों को छोड़े ना, वो तो बहुत बुरे लोग थे। आप तो सारे गंगा नहाए में आए हुए थे ना यार, गंगा के स्नान किए हुए थे ना। आपको ये चाहिए था कि खुशामद करते, पैरों बात लगाते, इसमें कोई वो नहीं थी। मुझे कहते मैं जाके वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के खुदा की कसम पैर पकड़ता, मैं कहता कि ये 270 लोगों की लवाकिन को नौकरी के सरकारी तो ग्रेड की 4-4 ग्रेड इन कम वक्तों ने चोरों चक्कों को नौकरियां दे के उठाया। 270 लोगों को नहीं दे सकते। लेकिन यार आप मतलब ये बात नहीं कर रहे, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने अच्छा मैं नौकरी नहीं मिली, कंपनसेशन भी तो नहीं मिला। हाँ, कंपनसेशन की भी कहानी सुनी है। वो जो बात थी ना, वो जो मैंने सिविल सर्विस में तकरीर की थी, इसके ऊपर बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी जो जर्मन कंपनी से, जर्मनी कंपनी। और ये केस आपको बता दो बर्लिन हाई कोर्ट में भी चल रहा है। उसका भी एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आया था, जिसने अदालत से परमिशन लेके इन्वेस्टिगेशन की, और उसने भी ये रिपोर्ट दी थी कि शॉर्ट सर्किट था। तो कानून ये है कि अगर तो हादसा है तो इंश्योरेंस कैश जाएगी और लाठी में बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो इंश्योरेंस कंपनी अब बाहर निकल जाएगी, एक पैसा भी नहीं देगी। एक बात। दूसरी बात सुनिए, उसी मुकदमे के दौरान मुझे पता यार 1 मिनट के लिए रुकेंगे। फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अपील पे बरी कर दिया एमकेएम को, लेकिन क्या इस फैसले को हम ये समझ सकते हैं कि अदालत ने ये भी करार दे दिया कि ये हादसा है? ऐसा तो नहीं है मेरा ख्याल है। यार एक बात सुनिए, इन्हें हमारी बारी आएगी ना, हमारी बारी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना जाएगा, हमारी बारी आएगी तो हाई कोर्ट भी नहीं माना जाएगा, हमारी बारी हम अगर बाइज्जत बरी होंगे तो भी क्या कहा जाएगा। और ये जितने भी बैठे हुए हैं तमाम जमातों के पाड़े खान, आप क्या समझते हैं इन लोगों को? इनसे ज़्यादा सफाक ईमान हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं सियासी मुखालिफत की वजह नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो पार्टी है, मैं तो अभी अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ ना यार। मैं जब उस जमाने में पार्टी में था, मैं उस जमाने में अगर कोई गलत बात होती थी तो मैं बोलता था यार। आप मुझे बताइए कि हमारे लिए अगर फैसला आएगा 10 साल के बाद आएगा, तो पहले तो आप इन मीडिया के तमाम दोस्त एंकर बड़े प्यारे हैं, मेरे बड़े इंटरव्यू लेते। मैंने कहा यार 10 साल से 8 साल से तुम लोग सिद्दीकी का नाम, क्योंकि मैं ही एक मेन था ना उसमें। आपको पता है हाई कोर्ट में क्या हुआ? एडीसी कोर्ट से मैं बाहर हो गया। हाई कोर्ट में जब भी हम लोगों ने गरीबों ने फैसले के लिए किया, तो वहाँ पता है बड़ी अदालत में बड़ी मछली कहाँ है, वेयर इज मिस्टर सिद्दीकी, चलो भैया सिद्दीकी, फिर चला जा रहा है यार केस के लिए।
मुझे जजेस पता है क्या कहते थे, मुख्तलिफ जजेस बेचारे मिलते थे, एहतराम करते थे, यार यकीन करें मुझे कहते थे फरमाइशी मुकदमा है सब हमें मालूम। ओपन हेयरिंग में गुफ्तगू होती थी। फरमाइशी मुकदमा किसकी फरमाइश पे बनाया गया था ये मुकदमा? अरे यार। CIDs बन गई, रेंजर्स, पुलिस, इस्तिगासा सब कहता रहा कि MK में इसमें मुलव्वस है, फरमाइशी मुकदमा। तो किसकी फरमाइश थी? ये तो अब बड़ी अदालत में फरमाइशी हो रही थी यार। अब छोड़े यार, मेरी बात सुने। मैं इसके देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 14 साल उन 260 से ज्यादा लोगों के अहले खाना एक झूठे मुकदमे में इंसाफ के मुंतजिर रहे। नहीं, मैं तो इसमें थोड़ी और जो आपने बात की तो अधूरी नहीं रहनी चाहिए जी, अधूरी नहीं रह रही, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंकर वजन नहीं निकाल पाते मेरी गुफ्तगू को। मैं एक बात बताऊँ, जब ये पहला मुकदमा मुझे बनाएगा, सारी ज़िंदगी साफ सुथरी मैंने गुजारी, मेरे 1 मुकदमा 2 मुकदमा 32 मुकदमे के सर। तो आपको एक मैं बताऊँ क्या, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, नाम मैं तो नाम ले लो, मेरे फिंगरटिप में मेरे पास नाम, मेरी किताब है कहती नंबर 2236, जिसका एक नकल की बनी है ना 804। ये बुनियादी तौर पे आज से 10 साल पहले मैंने किताब का नाम रखा था, उसमें मैंने सब चीज़ें लिखी। खैर वजह थी कि मैं मेरी सारी ज़िंदगी सोच रहे गुजरी, तो मक्का में और मदीना में जाकर मैंने ये बात की, मैंने कहा अल्लाह तू जानता है, ये जजेस जो मेरी तौहीन कर रहे हैं ना अदालतों में, मैं तो सिर्फ उससे ही कर सकता हूँ, मैं तो बेदस्त तो पाऊँगा। तो मैं एक बड़ी अपील आपके दरबार में लेके आया हूँ कि रोज़े मैशर ये मुकदमा चलाना, मैं मुद्दई हुआ और ये बाकी जो है इनको मुल्ज़िम कैसे से पेश करना, और ये मैं मुकदमा तेरे अदालत में। फिर मैं रोज़े रसूल मिलाकर वहाँ पे गया, तो जब मुझसे मैंने एक कोर्ट पे जब कहा ना, तो वहाँ आमिर मंसूर एडवोकेट है, वो टेक लगाए खड़े थे। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कि मुकदमा वहाँ पे दायर करता हूँ। मुझसे बता मैं यार ये कोई तरीका थोड़ी तौहीन कर रहे हैं आपको सजा सुनाओ, सजा मौत सुनाओ यार, तौहीन करने का क्या सबब? तो मैं तो बड़ी मछली के कहा था। नहीं ये यार, ये तो एक किसी कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो मुकर रहा था ना मैं। ठीक है। तो मैंने कहा जब मैंने, तो उसने पता है क्या कहा, मतलब रो भाई सबके नाम ले लेके मुकदमा दर्ज कराना आसमानों पे। तो मैंने चूंकि ये आसमानों पे डाल दिया ना, इसलिए मैंने दुनिया के लिहाज से सबके माफ कर। लेकिन मेरा सवाल लेकिन आप 267 पे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस में सबको बरी कर दिया, हाँ, तो सारी तफ्तीश सारी चीजें इन 2-3 लोगों के गिर तो घूम रही थी। मैं आपसे सवाल, तो वो बरी हो गए तो फिर कहाँ रह गया? 2 सवाल बनते हैं ना इस वक्त पे। क्या? एक तो ये कि अगर वो बरी हो गए तो क्या इस फैसले को मैं ये समझूं कि ये एक हादसा था, और क्या इस हादसे की जिम्मेदारी किसी भी तरह अरशद भाईला, शाहिद भाईला फैक्ट्री मालिकान पर आती है? दूसरा सवाल भी है, अगर ये फरमाइशी मुकदमा था तो क्या इन 267 अफराद के अहले खाना एक झूठे मुकदमे में इंसाफ के मुंतजिर रहे 14 साल? ये मुकदमा खराब किया गया। मैंने अभी आपको जो जुमले कहा कि मैंने पहले दिन अदालत में बात कि जिसने इस मुकदमे को इतना सब खराब किया, विलियम डीलिंग की, तो उसकी खबरें भी और उसको अपना ठिकाना जान लो। छोड़ दें, छोड़ दें जज्बात की बातों को, सवाल दें, बिल्कुल टू द पॉइंट। नो फहीम भाई सुनो, ये बात कह के नहीं डाला जा सकता। ये मैंने बहुत मगरबी दानिशों को सुना कि नहीं ये भाई ये जज्बाती बात नहीं है, ये तमाम कुरान की आयत और हदीस के मफहूम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 270 जिंदा चल जाने वाले लोग हैं, और मैंने ये अपील की है, ये तो बाकी लोग जाने जो करने वाले हैं, जिनके सवाल आप करें, ये माइक उनके आगे लगाइए, उनसे पूछिए और उनसे बोलिए तुम बताओ। मैं तो जो बोल रहा हूँ कि मैंने ये कहा है अभी जल्दी से कह रहा हूँ कि ये तो मेरी हर चीज़ की कुर्बानी जाएगी, यही नहीं सबकी 270 लोगों की। मैंने ये कहा है कि अरशद भाईला और ये मुकदमे उम्र छोड़ो। मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत पावरफुल लोग हैं यार, आपको उस समय किसी ने हाथ नहीं लगाया, आप वहाँ से वापस आइए, दारुल कुफ्र में आप घूमते फिर रहे हैं, और अपने औलादों के साथ वापस आइए, फैक्ट्री चलाइए, और ये 270 लोग 67 लोग जो जल के शहीद हुए, अपनी औलादों को भी कहो कि इनकी सारी ज़िंदगी दिलजोई करो, इनको जाके कंपनसेशन दिलवाए। और आपको पता है कंपनसेशन क्या से बढ़ रहा है? तो यानी कोई 64 करोड़ मिले, तो पता है हमारे इस्तेदानिश ने ये जो अफसरान हुक्मरान, उन्होंने वो पैसे बैंक में रखे, उसके जो सूद आ रहा है वो सबको 3,060 रुपए हर महीने दे रहे। अबे तो जाए ना इस मामले को लेकर अदालत में, अब चले जाएं,
کہ بھائی آ گیا فیصلہ سپریم کورٹ سے, ایم کیو ذمہ دار نہیں ہے, پیسہ آ گیا برلن سے, جرمنی سے, دلوائے مائک ان لوگوں کو لگوانا ہے یار, تو وزیر بنے میں پھر ابھی آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ رسول کی, آپ کریں نا یہ والا کام. یہ جو میں کام کر رہا ہوں, یا ابھی بھی تو میں بول رہا ہوں, ابھی بھی تو سب کو اپنے یہی فن تو سیکھا ہے, اگر صحیح شعر یاد ہے کہ جس سے ملی ہے اس سے خبر نہیں دی یار. میں ان 267 کی وجہ سے تو میں یہ ساری چیزیں آگے بولو, میں کوئی اداکار ہوں ٹیلی ویژن کا. بتائیے آخر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام تھا یا کسی کو اسپیچ دینے کے لیے ایم کیو ایم کو؟ ایک چیز نہیں ہے یار, سارا کا سارا جتنا بھی گند اچھالا گیا نا وہ سب اسپیس دینے کے لیے نہیں, ان کو لایا گیا پھر وہی گلے کا ہار بن گئے سارے. لیکن 14 سیٹیں ان کو ملی تھیں, کچھ آپ کو بھی ملی تھی, ڈلیور نہ وہ کر سکے نہ آپ کر سکے, اس کو یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, وہ تبرکن تھے. 2018 میں کوئی نہیں آ رہا تھا, اب 2023 والے میں تو بات کریں گے, اس میں تو جو جیتا ہوا تھا, یعنی میں جیتا ہوا تھا, میری سیٹ پہ تو سودا چلا ہے. چھوڑیے. ہاں یہ بتائیے اگر یہ سیاسی انتقام جیسے میں کہہ رہا ہوں, ایک چلے اس واقعے کو لے کے بھی ہم بات کرنا, جو کہ بلدیہ فیکٹری پہ بات کریں اس لیے, تو اگر یہ سیاسی انتقام تھا تو 14 سال میں ایم کیو ایم نے اصل ملزموں کی نشاندہی کب کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. آپ کرتے؟ آپ میں تو یار پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں اصل ملزمان کا, تو مجھے پتا نہیں, میں تو مالکان کے لیے بات کر رہا تھا نا یار. کہ بھائی دیکھیے وہاں پہ کوئی, میں اس بات کو میں پوری رات میں پڑھا رہا ہوں, کوئی شخص بھی اتنا شفاف نہیں ہو سکتا, پروفیشنل کلر بھی نہیں کر سکتے. 260 لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلائے گا, یا مالکان اپنی فیکٹری کو, مالکان بہت سارے ایسے گندے مالکان ہوتے ہیں جو انشورنس کلیم کرنے کے لیے چھٹیوں کے آگے لگائی جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہاں پر یہ مالکان جو تھے, میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں ملا ان سے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ ابھی یہاں کھڑے تھے, آپ کے آنے کے بعد گئے تو وہ بھی نہیں چلا سکتے تھے. ہوا یہ ہے کہ ایک شارٹ سرکٹ ہوا وہاں پر. اگر آپ جا کے دیکھیں, آپ کے اس وقت جیو پہ ایک ہوتے تھے مسعود رضا, انہوں نے پوری ڈاکومنٹری بنائی تھی اور مجھے بلایا اور مجھے بھی لے کے آئے تھے. اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, انسانی لاشوں کی بہت پھیلی ہوئی تھی. تو خیر تو وہاں پر میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت یہ تمام چیزیں معلوم ہو گئی تھی کہ یہ شارٹ سرکٹ, لیکن غلطی کیا تھی کہ پوری کھڑکیوں کو بند کیا ہوا تھا, جالے لگائے ہوئے تھے, اور پھر 4 دروازے تھے, 3 بند تھے. سنیں جو اس وقت کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا, اس نے عدالت میں نہیں, منظور مغل نہیں تھا, ثاقب سلطان تھے, انہوں نے یہ عدالت میں کہا کہ جناب 3 دروازے بند تھے پہلے سے, 4تھا بھی فیکٹری مالکان کے کہنے پر بند کر دیا گیا. ایون انہوں نے یہ بھی کہا فیصل صدیقی نے عدالت میں, میرے پاس آج بھی وہ خبر موجود ہے, وہ ریکارڈ موجود ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ مینیجر کو کہہ کر ڈپارٹمنٹ کے دروازے بھی مالکان نے بند کروائے. اس کو تو ٹھیک کروں. وہ میں تو رات کو موجود تھا, وہاں پہ وہ دروازے تو آگ لگتی تو جل جاتے ہیں, راستہ کھل جاتا نا یار. بات یہ ہے کہ وہاں ایک جو کبھی فیکٹری میں نہیں ہوتا, 3 فلور کے اوپر ایک ہائیڈرولک دروازہ تھا وہاں پہ. وہ جب جس جگہ شارٹ سرکٹ ہوئی نا, وہ ہائیڈرولک ڈور بند ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا کہ اسی فلور سے نیچے چونکہ آگ زیادہ تھی تو ایک لکڑی کا بھی فلور بنایا گیا تھا. وہاں پہ چیز وغیرہ کی جو وہ ہوتا تھا نا, اس کے بھی سارے کلر وغیرہ وہ سب بند. مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ڈور جو تھا نا ہائیڈرولک, وہ بند ہونے کی وجہ سے یہ جو بیچارے تھے یہ پھنس گئے. اچھا کھڑکیوں میں اتنی موٹی گرل تھی اور جالیاں بھی لگی تھی, کیونکہ یہ فنش گارمنٹ وغیرہ بھی پھینکتے تھے اور چوریاں ہو رہی ہوتی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مالکان جو تھے, یہ غلطی پر دوسری غلطی, دوسری بات تیسری کا, اور اس طرح بکھرا ہے کہ یہ بھاگ گئے. ان مالکان نے ایم کیو ایم کو پیسے دیے تھے متاثرین کو دینے کے لیے. 6 کروڑ انیس قائم خانی کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے کہا جاتا ہے. جو اگر یہ بات یہاں تک ہے تو میں اس کو ذرا سا کر دوں, کہ میں نے سنا وہاں پہ کورٹ کے اندر سنا, ویسے نہیں ہے, مجھے کیا پڑی تھی کہ میں کسی کی چیزوں کو دیتا کروں. وہ کچھ اور ان کا بزنس ڈیل چل رہی تھی, یہ لوگ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. جو میں نے دیکھا اللہ بہتر جانتا ہے. بڑا سنہری اتفاق ہے کہ جناب بھائیلا برادران جو ہیں وہ انیس قائم خانی جو اس وقت کے ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر ہیں, ان کے منہ بولے بیٹے کو جانتے تھے. ان کو بعد از ایک خاتون بھی تھی, ایک بڑی بھی تھی, خانم صاحبہ عتیبہ خان. میں نے بتایا نا یہ حیدرآباد میں کوئی فیکٹری بنانے جا رہے تھے. وہ تو پھر جب ساری چیزیں ہوئی تو پھر لپیٹ میں آ گئے سب. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر. آپ کے علم میں نہیں ہے, جو جی آئی ٹی میں بھی کہا گیا ہے, الزام لگا کہ انیس قائم خانی نے پیسے لیے 5 کروڑ 98 لاکھ روپے
جو انیس قائم خانی کے منہ بولے بیٹے ڈاکٹر عبدالستار جو ملزم بھی بنائے گئے تھے اس کیس میں, ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے. لیکن وہ میرے خیال میں جو عدالت میں جو وکیل جرا کر رہا تھا, کیونکہ ہر پیش پہ ہوتا تھا نا, وہاں یہی ہو رہا تھا کہ وہ بینک اکاؤنٹ آ رہے تھے, وہ ہو رہے تھے. پھر انہوں نے بلا کے پوچھا, پھر ان سے کہا کہ جناب یہ پیسے جو تھے یہ جو ہے کوئی وہاں پہ کوئی پلاٹ خریدنا تھا, اور وہاں پہ ان کی کوئی بزنس ڈیل وغیرہ چل رہی تھی, کوئی ایک بڑی بھی آیا کرتی تھی. کیونکہ یار مجھے تو اپنے کیس سے دلچسپی تھی نا, ہم تو ٹارزن بن کے گئے تھے کہ ہمیں وہ گواہ بنائیں گے, وہ پتہ چلا کہ ہم کا بہت ملزم ہی بن گئے کہ زبانی خاموش رہے, لیکن میں پھر بھی بولتا رہا. آپ کے پاس الزام بیسیکلی کیا تھا؟ آپ کے کچھ بھی نہیں تھا. پاس جو آپ کے پاس فرد جرم عائد ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ نے 5 کروڑ روپے لیے ملزمان سے, مالکان سے. نہیں, اس میں ایک چٹکلا رحمان بولے بیان پہ ڈالا گیا, اس پہ یہ ڈالا گیا کہ اس نے کہا کہ یہ تو آگ وہاں لگے, آگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا. اس مقدمے کو کم کرنے کے لیے میں نے سنا ہے کہ روز صدیقی کو 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپے دیے گئے. جب یہ میں نے چٹکلا دیکھا, حالانکہ ایڈ سے میں مقدمہ کہاں بنتا ہے یار, اس کے اوپر ایک پاکستان میں نہیں وہ بن زیادہ نہیں, وہ اس لیے کہ میں چھپ رہا ہوں نا یار, یا تو سننے پہ مقدمات بن جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. تو میں مدینہ میں تھا, میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا, جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک جملہ آیا ہے تو مجھے سب نے بتایا. میں دوسرے فلیٹ سے کراچی. جی آپ نے بتایا, ابھی آپ ہی بتائیے, اگر آج بلدیہ فیکٹری میں جل کر مر جانے والے کسی شخص کا بیٹا آپ سے آ کر پوچھے کہ میرے باپ کے قاتل کون ہیں, کیا جواب دیں؟ ہاں تو میں تو بولوں گا کہ بیٹا مجھے تو نہیں معلوم جنہوں نے اس کیس کو خراب کیا. میں تو تمہارے ابا کے لیے اور تمہاری 270 شہیدوں کے لیے تو لڑتا ہوا پوری زندگی گزار لی. اور میں ایک بات سنیں, یہاں تو میرٹ سے پتہ کیا تھا, 2 گالیاں بخش, 2 اور MNA اور فیڈرل منسٹریاں لے لو, تو میں بھی 4 گالیاں دے کے فیڈرل منسٹر بن سکتا تھا. لیکن اس کے لیے ذرا سی مجھے ذلت قبول کرنی تھی, وہ میں نے نہیں کی. اور یہ بات میں تو آپ کو بول رہا ہوں نا, اس کی طرف اشارہ کر. نہیں میں کسی کے نہیں, میں نے ہائی کورٹ میں یہ بات کی تھی ڈبل بینچ کو, جب مقدمہ ہونے لگے تو وہ مجھے کراس کوشچن کر رہے تھے ڈبل بینچ. بڑے جنٹل لوگ تھے یار, میں اللہ کو زندگی دے, سمجھتے تھے نا کہ اور ایک شخص کے اوپر. میں نے وہاں یہ بات کی تھی, میں نے کہا یہ سارے مقدمے جو مجھے بنے ہوئے ہیں نا, یہ میری ٹیلی فون کال کے اوپر ہیں. اگر میں کال کروں گا نا تو سر یہ مقدمے نہیں ختم ہوں گے, میں حکومت میں بیٹھا ہوں گا. یہ میں نے یہ آج سے اس زمانے میں جب کوئی کسی نے سنتا بھی نہیں. اور دوسری بات ہے, یہ پورے مقدمے میں ہی تو لڑ رہا تھا یار. یہ تو جب ہائی کورٹ سے ہوا تو اس کے بعد چلتی ہوئی بس میں سب چڑھ گئے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. با خدا چلو آئے تو صحیح. لیکن ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مالکان سے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں اس سے پڑھ گئے اور کیا کروں گا. میں مالکان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں اب تو کوئی خوف نہیں, تم تو بہت طاقتور ہو, لیکن پھر بھی ہے تو میں تمہیں ایئرپورٹ لینے آ جاؤں گا. لیکن اپنی اولادوں تک کو کہو کہ اپنی نسلوں کو بھی کہ ان کی بچوں کی دلجوئی کرے. یہ 270 شہید ہو. اب یقین کریں کہ یہ جو فائل تھی نا, یہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے کوئی ہو, ان کے ہاتھ جلتے تھے ججوں کے. کہہ رہے یہ 270 لوگوں کو شہید ہوئے, ہم اس کے اندر رتی برابر بھی گڑبڑ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک راز کی بات بتانا چلو, یہ ایک سے میں کورٹ سے باہر نکل رہا تھا, اب تو کورٹ جائز ہی ہو گئے, بڑا چٹل. وہ میرے پاس ہے, جاتے ہوئے صاحب نے بالکل کرا لی, ہم نے یہ طے کیا ہے. پھر سارے طے میں ہم نے یہ طے کیا کہ اس مقدمے میں ہم رتی برابر بھی کوئی رائٹ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. ہاں تو کہنا کیا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ اگر آپ نہیں کراتے تو آپ کو گرفتار کر لیتے, یا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ملزم ہی نہیں تھے, آپ نے کیوں کرا؟ سب کچھ کر لیتے نا. آپ مجھے بتائیے گرفتار کیا نہیں کیا؟ ہر روز پیشی پہ ہم جا رہے ہیں. وہ جج صاحبہ کو اعلام ہوا یار, ہم اشارے دیکھ رہے ہوتے تھے نا یار, ایکسٹینشن مل رہی ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ جی اچھی یار کون سے مقدمے تھے؟ ڈاکٹر آصف کو مقدمہ تالیاں بجانے کا کیس تھا, تالیاں بجانے کا کیس جانتا ہوں. وہ جسٹس مظہر صاحب جو سپریم کورٹ وغیرہ ان کی کورٹ میں میں بھی کرانے گیا, انہوں نے دیکھا پٹیشن, انہوں نے اٹھا کے ایسے پھینکا تھا. اس کے اوپر FIR کریں گی یار, 28 FIR پہ وہ تالیاں بجانے کی. مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سی تالیاں بجائی ہیں. تالیاں بجانے پہ کس کے لیے تالیاں بجانے کے یار, یہ تو خود بھی ثابت نہیں کرتے تھے. یہ مخالفت ایسی ختم ہو گئے. اچھا باقی لوگوں کے بھی مخالفت ہیں, لیکن سنیں ایک بات, میں دلچسپ بات کر کے آپ کو اس پہ خاموش کروں, وائنڈ اپ کروں کہ جناب چھٹی کے بھی تھے نا تالیاں بجانے میں, بیٹھ دینا نہیں تھا. 15-20 اور تھے, وہ مزے سے آتے تھے, مزے سے بیٹھتے تھے, مزے سے جاتے. وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات یہ پوری پارٹی ہائی جیک کر کے
किसी एक पार्टी को कर रहे हैं, वहां से वज़ीर आज़म कहते थे कि नफीस लोग आ गए, नफीस लोग आ गए। ईसीएल में नाम मेरा डाला, 2 फेडरल मिनिस्टर थे हमारे बैठे हुए, ईसीएल में मेरा नाम, मैं जा नहीं सकता। आपको बता दें, मकबूल अमीन उल हक। नहीं और भी 3 होंगे, 2 खैर छोड़े, नाम किसी का लेने के क्या फायदा यार, मैं किसी का नहीं करता, मैं इनको कुछ कहता भी नहीं। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं रेस लगाई है, मैं क्या किसी को करूँगा, अल्लाह ताला सबको हिदायत देगा। अच्छा, अब आप प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका इशारा ज़रा समझना चाहता हूँ। जो आपने एक मंजूम तबसरा जो है वो किया था, आपने इस फैसले के ऊपर, आपने उसमें एक मिसरा ये कहा कि और भी फैसले सुना दीजिए। कौन से फैसला सुनना चाहते हैं आप? अबे भाई बहुत सारे फैसले सुनना चाहते हैं, मसला और सारे के सारे फैसले सब इसी बात से नतीजे अब तो क्लियर हो गया ना यार, कि वो सबसे गंदा इल्जाम तो यही लगाया था ना कि अवामी सतह पर, और आप यकीन करें जो जिसके बारे में बातें कर रहे हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट डे अप टू नाउ, किसी को हैरत हुई होगी उन सियासी जमातों के पार्टी खानों को दुख हुआ होगा जिन्होंने जिनके मुंह में जबान दी, लेकिन आवाम का एक बच्चा मुझे जो कहता था, वो कहता था हमको मालूम नहीं क्या हो गया, वो यकीन ही नहीं कर रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने फैसले ऐसे हैं जो पेंडिंग में, कुछ कोर्ट पे चाहे जेलों के अंदर भी मौजूद हैं, उसके अंदर मौजूद है, एक केस लाहौर में भी है, बिला वजह का है, तो बस ये तो मैंने देखिए एक बात सुने, आप शेर की तशरीह मुझसे नहीं करें, शायर शेर जब कहता है ना सुने, शायर जब शेर कहता है ना, तो हर एक को ये लगता है कि ये उसके लिए कहा गया है। खैर आप खुद उस तरफ आ गए थे, नहीं मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट का जो आप इशारा दे रहे हैं वो तहरीर और तकरीर पर पाबंदी का केस है। आप क्या चाहते हैं कि उस केस में जो है वो अदालत ये फैसला दे दे कि उन्हें आज़ादी मिल जानी चाहिए इस बात की तकरीर की? आइन और कानून क्या कहता है, जो आइन और कानून कहता है वो करते हैं। नजर पाबंदी तो आप जब चाहे लगा सकते हैं ना। या मैंने एक बात कही थी, बहुत पहले भी कही थी, मैं हक और इंसाफ की वजह से बात करता हूँ, मेरा क्या लेना देना यार, आप मुझे बताइए। मतलब है कि मैरिट का तो मैंने अभी बता दिया ना कि मैरिट के लिए है 2 गालियाँ हैं, अब 4 गालियाँ दे दें, ठीक है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप हक और इंसाफ सारी जिंदगी किसी को सजा तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा आप बाख्तियार हैं, और बाख्तियार शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से ये वजह है, ये इख्तियार है, ये मैं हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ, वार क्रिमिनल्स को माफ़ किया गया था। तो मसला ये है कि स्टेट जो है, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क से ताल्लुक है ना। तो अगर किसी ने गलती कर दी और वो नादिम भी है, अगर नादिम ना करे तो गलत बात है, और रगड़े दो तो बहुत। लेकिन अगर कोई नादिम हो रहा है, कह रहा मुझसे गलती हो गई, आप ये कह के दर गुजर रही हो यार, ये तो ड्रामा कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, तो आप बाख्तियार हैं ना। तो साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू पार्डन, आप माफ़ कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप बंद कर दें। तो भाई बताइए आप एमक्यूएम में हैं अभी भी? यार मेरी बात सुनिए, मैं क्यों नहीं एमक्यूएम में, मैं तो असल यार हम ये आपने क्या ये उन लोगों को देखा है जिनको ऊपर से टपका के लाया गया है, जिसके हमारे अपने छोड़ो ना भाई, हम अच्छा चल मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल किसी वजह से किया। एमक्यूएम में हूँ। आप एमक्यूएम पाकिस्तान में हैं? एमक्यूएम में हूँ भाई, एमक्यूएम पाकिस्तान में, एमक्यूएम पाकिस्तान इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं। जी जी जी। किसको वोट करेंगे? ये तो मैं देखूंगा वोट किसको करना है। मैंने क्या बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है, माजरत के साथ। बड़े पढ़े लिखे लोगों की जमात समझी जाती थी। जिस तरह का लहजा हमें इस वक्त नज़र आ रहा है इस पार्टी के सरकर्दा लोगों की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात जो है वो यही लहजा, यही सब कुछ जो है वो सामने लाने के लिए है? यार आप मेरे पास सुनिए, आप समझाई तो सकते हैं, आप सब तो नहीं देगा। मैं जिस हद तक समझा सकता था सबको मैं समझाता रहा हूँ। जब यही कहा है कि जी बहुत कमज़ोर चेयरमैन है, तो मैंने कहा यार ऐसे करो गुरु पर मांग लेता हूँ, मुझे वो एमक्यूएम चला रहे सबको। और अब तो देखिए खालिद मकबूल सिद्दीकी कमज़ोर, यार हमने कौन से रिश्ते देने हैं यार, कोई बेटियों के रिश्ते देने हैं, कमज़ोर हो या नहीं हो भाई, पार्टी के फैसले, पार्टी चलने चाहिए। जो बात सुने, पहले भी एक पार्टी बनाई थी ना, और बनाने वालों ने बनाई थी, और वो पार्टी जमीन बोस हुई,
और जम कर दी गई। वो जम नहीं गई, उन बेचारों ने खुद बंद की, क्योंकि जाहिर सी बात है बैकफायर हो रहा था ना यार। तब तक ये मतलब है इस लाइबिलिटी को अपने पास रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी सूरत हाल है। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, और मैं आपको फिर एक जुमला बोल दूँ कि जितने भी आप देखते हैं ना वहाँ पे फिर भी कॉर्नर मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं या आ रहे हैं, कोई भी किसी का नहीं है, सब एमकेएम के। कौन सी एमक्यूएम? एमकेएम ये बड़ा आप लोगों के पास ना एक जवाब होता है कि एमक्यूएम कह दो, बस एमक्यूएम है ना, उसके साथ पाकिस्तान लगाओ ना लंदन लगाओ। नहीं, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की यार एक बात है, एमकेएम नहीं पाकिस्तान आपको दे दिया। अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जो मैंने अभी पहले भी सवाल किया, ज़िमनी सवाल करना चाहता हूँ, माजरत के साथ आपका टाइम ले रहा हूँ। कौन उल्लू का पट्टा कह रहा है कि चेयरमैनशिप की लड़ाई है? क्या नेशनल मीडिया पे बैठ कर इस तरह के जुमले कहना इस कौम को रिप्रेजेंट करने वाले के मुंह से ठीक है? आज भी होती है दुश्मन तराजी दुश्मन, आज भी खैर छोड़े। मसला ये है, अब मैं क्या समझाऊंगा, आप मुझे बताइए कि गालियों में जवाब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, वो तो आप अब यार एक बात सुनिए, चले आप फिर कहेंगे लेकिन मैं इस बात को कभी भी नहीं, ये तो मतलब में दानिशों के लहजे सीख के आगे कोड एंड कोड करते हैं आइंस्टाइन। सुने, जब भी कोई शख्स गाली देता है वो गाली पलट के उसको वापस लगती है या हदीस नहीं सकता। बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे पास। और उसमें में बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक साहबी ने एक साहबी को गाली दी, तो उस साहबी ने आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फलां ने मुझे गाली दी है, तो आपने क्या फरमाया कि अगर वो गाली वाली बुराई तुझ में है तो तुझको लग गई, वरना ये गाली देने वालों को लग गई। मुझे तो जब कोई गाली देता है प्यासी आ जाती है, ज़ाहिर बात है। मगर अब मसला ये है कि क्या करेंगे आप, तो अल्लाह ताला पता क्या करता है, कभी कभी इज्जत के ऊपर ले जाते हैं, और अगर ये वहाँ जाके गड़बड़ करता है तो अल्लाह मियाँ ऊपर से नीचे फेंक देता है। और उसकी पहली अलामत क्या होती है, और फैसला कुन अलामत क्या होती है कि अल्लाह ताला उसके मुँह में गलत अल्फाज डाल देता है, फिर वो आटो में लग जाता है, फिर इसको किसी को प्यार नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? यार मैंने आज अभी तक पीरी और मुर्शिद बना ली हूँ, रैप का मुझे एम नहीं है ना कि मैं अल्लाह में फाल निकालता हूँ। भाई इतने पुराने सियासी कारकुन हैं। हाँ, अब उस हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान की, और मैं इसी वजह से कि एमकेएम पाकिस्तान मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जेन्युइन जद्दोजहद करने वाली जमात है। ये नहीं ख़त्म होगी, ये ख़त्म किसी सूरत भी हो सकती। पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो जुल्म सितम नाइंसाफ़ी जागीरदारी है, जागीरदाराना निज़ाम है, जिसकी वजह से ये सब रिश्ते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से ये फैसले अलग बदल जाते हैं और तबाही हो जाती है। इसके खात्मे की वो जद्दोजहद करेंगे और वो हम करते रहेंगे, और यही हमारा वो होगा। कुछ लोग इसके ऊपर भी बातें करेंगे, जब कोई बात करेगा तो फिर मैं बात। बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब आपका। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।